हेलो स्टूडेंट्स। आज टीचिंग एप्टीट्यूड के लास्ट लेक्चर में बच्चे फ्यू टॉपिक्स विच वर लेफ्ट वो हम कवर करेंगे, ठीक है। बट आज हम मैक्सिमम जो प्रैक्टिस करेंगे दैट विल बी एमसीक्यूज। एंड आई एम श्योर कि आफ्टर आप जब वो सारे एमसीक्यूज कवर कर लोगे आज क्लास में, देन यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि हमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है पेपर में। बिकॉज बच्चे, आप जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, द मोर यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट्स ऑफ कि एक इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है, लर्निंग क्या होती है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, कौन से ऐसे एफर्ट्स हैं जिससे स्टूडेंट पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होगी, है ना, आपका डेवलपमेंट का स्कोप भी ज़्यादा होगा। बस उन्हीं फैक्टर्स को ही ध्यान में रखते हुए हमने उन एमसीक्यूज को आंसर करना होता है। तो अब कुछ कंसेप्ट्स थे जो मुझे आज की क्लास में कवर करने हैं। जैसे द फर्स्ट वन इज, जो हमारा बच्चे एनसीईआरटी है ना, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उन्होंने ना बच्चे एक पब्लिकेशन करी थी, ठीक है, कोर टीचिंग स्किल्स नाम से 1982 में, जिसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया था, मेजरली स्ट्रेस दिया था कि एक जो इफेक्टिव टीचर होता है, चाहे वो हायर लेवल पे टीच कर रहा है, ठीक है, या सेकेंडरी लेवल पे टीच कर रहा है, उसमें ये मेन टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए। तो आपको ना पेपर में वहाँ पॉइंट आउट करके पूछ सकते हैं कि एनसीईआरटी के पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सी टीचिंग स्किल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे एनसीईआरटी ने बोला है कि बिफोर टीचिंग आप अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करो और ऑब्जेक्टिव को लिख के लेके जाओ। द मोर यू ऑर्गेनाइज योर लेक्चर, उतना बेटर वो लेक्चर आपका जाएगा, जहां पे आप पूरा प्लान करके लेके जा रहे हो कि दिस इज द थिंग विच इज आई एम गोइंग टू कवर टुडे विद द स्टूडेंट्स, है ना, ये फिर मुझे इस टाइम पे उनका टेस्ट लेना है, इस टाइम पे ये करना है। इससे आपका जो स्मूथ लेक्चर जाएगा। फिर अपना कहते हैं एक सेट क्रिएट करो, मतलब लेसन को ना इनोवेटिव वे में जो भी आपने टीच करना है स्टूडेंट्स को, उसको आप इंट्रोड्यूस करो। पहले उनको एकदम से नहीं पढ़ाना स्टार्ट करना चाहिए, पहले बैकग्राउंड देनी चाहिए हमेशा। क्लासरूम क्वेश्चंस बनाओ कि जो आप पढ़ाते टाइम पूछोगे, ठीक है, उनके रिस्पॉन्सेज लो, एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करो, जिससे स्टूडेंट्स और इन्वॉल्व हो, है ना, उनकी पार्टिसिपेशन, ब्लैक बोर्ड यूज करो। फिर देन जब आप अपने लेसन को खत्म करोगे, वो भी एक इफेक्टिव वे में करो, जैसे असाइनमेंट्स दे दो, जिससे आप इवैल्यूएट कर पाओ कि उस पर्सन को, उस स्टूडेंट को वो लेसन कितने अच्छे से समझ आया, है ना। डिफिकल्टीज फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि जो स्टूडेंट फेस कर रहा है रिगार्डिंग दैट लेसन, एंड देन टेक हर एक स्टेप लो जो आप उनकी उस डिफिकल्टी को रिमूव कर पाओ। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो एनसीईआरटी ने आइडेंटिफाई करी थी, जो एक टीचर के अंडर होनी चाहिए। देन बच्चे, अब मुझे आपके साथ कुछ प्लेटफॉर्म्स डिस्कस करने हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था ना, मूक्स आ चुके हैं आजकल। हमारी ना बच्चे जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ना, और जो एआईसीटी है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो ये एमबीए वगैरह इंस्टीट्यूट्स को एक्रेडिटेशन देती है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से इन्होंने आजकल बच्चे टीचर्स को इन्वॉल्व करके ऑनलाइन, आप कह सकते हो, कोर्सेज बनाए हैं, जिनको हम मूक्स बोलते हैं। मूक्स में फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी आ सकती है वहां पे आपको पेपर में, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मतलब ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ लेक्चर्स वी हैव स्टार्टेड, कि जिससे ना आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सको, ठीक है, इन अ इक्विटी फॉर्म, बिकॉज यू ऑल नो बेटर टीचर्स आर नॉट अवेलेबल एनीवेयर, है ना, या एवरीवेयर, ठीक है, एनीवेयर तो नॉट अ गुड वर्ड, एवरीवेयर। सो व्हाट मूक हैज डन, एक्सपर्ट्स को हायर करके उन्होंने बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज बनाए हैं। फिर उन ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से, ठीक है, ऑल ओवर आर कंट्री कोई भी उस फैसिलिटी को असेस कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था पंजाब यूनिवर्सिटी में कितने चल रहे हैं ये कोर्सेज, तो जो उनको अवेल करेगा बच्चे ऑनलाइन बैठे, इवन इफ दैट पर्सन इज सिटिंग इन, यू कैन से, केरला, लुधियाना, एनीवेयर, वो भी उस कोर्स को अवेल कर सकता है, ठीक है। मूक एक प्लेटफॉर्म है विच इज बीइंग स्टार्टेड बाय विद द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी,
एंड AICTE। तो इसमें ना आप लगाओ अराउंड 2000 कोर्सेज स्टार्ट करे गए हैं 80,000 आवर्स के, जिसमें स्कूल लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, इंजीनियरिंग, लॉ, कोई भी फील्ड लगा लो, हर फील्ड से रिलेटेड बच्चे ऑनलाइन वाले जो है ना वो कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ तो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, वैसे मेजरली फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, ये चार्ज तो करते ही नहीं है इसके लिए, मूव के लिए, वो आजकल हमारे स्टार्ट किए गए हैं। आप अपनी टीवी पे ही देखा करो, टेलीविजन पे, जो अभी मैं कवर भी कराऊंगी, कुछ चैनल्स नहीं आते आपके जिसमें मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं IIT के टीचर्स, मैथ्स, साइंस, इवन कॉमर्स, ठीक है। तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो इसी के अंडर लिए गए हैं, एंड इन सारे इनिशिएटिव्स को एक ब्रॉडर वर्ड दिया गया है स्वयं। इसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। बच्चे ये ना फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, AICTE, मूव की, स्वयं की। तो स्वयं प्लेटफॉर्म के अंडर ही ये मूव्स वगैरह जो ये कोर्सेज हैं, ये हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बच्चे, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म्स हमारे के थ्रू उन्होंने ये कोर्सेज को स्टार्ट किया। जैसे ये देखो, मूक में पेडागॉगी में ना 4 क्वाड्रेंट्स लाए गए हैं, जैसे इसमें ना वीडियो ट्यूटोरियल्स होते हैं, ठीक है, 30 जो है ना मिनट से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये इन्होंने रूल बनाया हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल इसमें सीरीज ऑफ लेक्चर्स बनाएगा एक टीचर फॉर द स्टूडेंट्स, इट शुड नॉट, वन लेक्चर शुड नॉट एक्सीड 30 मिनट्स, ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेटली अबाउट 20 आवर्स होते हैं पूरे, अगर हम सारे कंटेंट को करें। और जो भी प्रोवाइड हो रहा है आपको मटेरियल, एवरीथिंग इज ई कंटेंट। इनफैक्ट जब आप उस कोर्स को अवेल करते हो ना, एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो जो भी कंटेंट है वो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक वे से ही शेयर होता है, प्लस आपकी असेसमेंट के लिए क्विजेज और असाइनमेंट्स भी आपको दी जाती है। अगर आप वो क्विजेज और असाइनमेंट्स टाइमली सबमिट करते हो, तभी आप उस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओगे। और बच्चे ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल है, अभी इंडिया में इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखा गया है। नो यूनिवर्सिटी कैन चार्ज एनीथिंग इफ दे आर प्रोवाइडिंग दिस कोर्स थ्रू स्वयं प्लेटफॉर्म। यूनिवर्सिटी में भी जो चल रहे हैं ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग वाला तो बहुत ही पॉपुलर है पंजाब यूनिवर्सिटी का, सो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। और कितनी थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स ने बच्चे इसको अवेल किया है, ठीक है। हाँ, कोर्स आप फ्री में अवेल कर सकते हो, बट अगर आपको बाद में उसका सर्टिफिकेट चाहिए ना, उसके लिए बस थोड़ी सी फीस लगेगी, दैट्स इट। लर्निंग के कोई चार्जेस नहीं है। जैसे कई बार आप उसमें एनरोल कर जाते हो स्वयं वाले कोर्स में, कई बार आप नहीं उसको पूरा अटेंड कर पाओगे, आप टाइमली क्विजेज असाइनमेंट्स नहीं सबमिट करोगे, उसका एक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंडर आपको सबमिट करना है, फिर आपको एंड में सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको फिर प्रॉपर उसको अटेंड भी करना है। फिर स्वयं के अंडर एक तो ये मूव कोर्स चलाए गए, ठीक है, ऑनलाइन डिलीवरी कोर्सेज। एक स्वयं प्रभा भी है जिसके थ्रू बच्चे वो 32 एजुकेशनल DTH चैनल स्टार्ट किए गए हैं जो 24/7 प्रोग्राम्स रन करते हैं, ठीक है। हमेशा डेली न्यू कंटेंट आता है उसमें, एटलीस्ट 4 आवर्स, ठीक है। और आपको पता है वो कंटेंट पूरे दिन में 5 टाइम्स रिपीट भी होता है, ताकि स्टूडेंट अपनी कन्वीनियंस और टाइम के अकॉर्डिंगली उसको देख सके। और ये जो कंटेंट है ना, वो DTH जो चैनल्स है, ये सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, UGC, IIT, CEC, IGNOU, NCERT, ऑल ऑफ देम, सारे के सारे ही हमारे इसमें क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट। तो DTH चैनल्स बच्चे स्कूल लेवल भी कवर करते हैं, 9 to 12 लेवल, है ना। इसमें एक प्रॉपर करिकुलम होता है, लॉ हो, मेडिसिन हो, एग्रीकल्चर हो, ह्यूमैनिटीज हो, कोई भी फील्ड हो, ठीक है, आपको उसमें इंफॉर्मेशन आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। दे पिकअप अ टॉपिक और वो टॉपिक आपका एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। वो IIT पेल भी स्टार्ट हुआ है कि जो सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th एंड 12th के बच्चे हैं ना, जो IIT को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज आपको पता है उनको एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते हैं। सो IIT पेल की हेल्प के थ्रू 4 चैनल्स चल रहे हैं आजकल, हमारी टीवी पे भी आप देखो आ रहे होते हैं, उसमें IIT के टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। सो ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे उसमें टीच किए जाते हैं। बिकॉज बच्चे ये ना सारे इनिशिएटिव्स हायर एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, तो वो टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछ सकते हैं आपसे। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया दैट इज स्वयं,
स्वयं की फुल फॉर्म ये है। इसके अंडर एक तो ये मूव कोर्स चल रहे हैं, ठीक है, स्वयं प्रभा चल रहे हैं। तो इसकी जो ये एंट्री केसेस करेक्टरिस्टिक्स है ना, वो भी पढ़ना कि जैसे 5 टाइम्स रिपीट होता है, बिकॉज यू नेवर नो, पेपर में तो मोल्ड करके जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए। DTH channels are being run by them, ठीक है, सो एवरीथिंग यू नीड टू नो। अब मुझे आपको बच्चे एक कंसेप्ट करवाना है, माइक्रो टीचिंग। ये ना एक कंसेप्ट है, कई बार पेपर में आ जाता है बच्चे। माइक्रो टीचिंग ना एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। आप ना फ्यूचर में सब, जब आप यूजीसी का पेपर क्लियर करके, जेआरएफ का पेपर क्लियर करके, जब आप सब बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर्स बन जाओगे ना, तो ड्यूरिंग योर लाइफ आपको ना एफडीपीज अटेंड करने होते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट कोर्सेज, बिकॉज उनके ना नंबर होते हैं एपीआई में। आप सबको पता है ना, आपकी जो अपॉइंटमेंट है फॉर बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन परमानेंट बेसिस, वो भी एपीआई स्कोर के बेस पे होती है। और फ्यूचर में जब आप एक बार परमानेंट टीचर बन गए, फिर आपकी प्रमोशंस होती हैं, ठीक है, आपका ग्रेड पे जो इंक्रीज होता है वो भी एपीआई के बेस पे ही होता है। तो ये एपीआई स्कोर के लिए आप थ्रू आउट द लाइफ कितने रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट करोगे, रिसर्च पेपर पब्लिश करोगे, ठीक है। तो एपीआई स्कोर होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। आई एम रिपीटिंग, एपीआई की फुल फॉर्म है बच्चे एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। आपकी अपॉइंटमेंट से लेके और आपकी जो फ्यूचर में वो भी होती है ना प्रमोशन, वो एपीआई के बेस पे ही होती है। तो एपीआई के स्कोर को इंक्रीज करने के लिए ना, जब आप बन जाओगे एक बार परमानेंट टीचर, आप ना एफडीपीज अटेंड करते हो, तो उसके नो डाउट स्कोर में आपको बेनिफिट मिलता है, प्लस उसमें आप एक फैकल्टी की डेवलपमेंट होती है, बिकॉज उसमें ना शॉर्ट ग्रुप बनाया जाता है टीचर्स का। फिर टीचर्स को बच्चे प्रेजेंटेशन दी जाती हैं, एक उसका मॉडरेटर होता है, फिर ना वो टीचर्स को बताता है कि आप कहाँ लैग करते हो, कहाँ आपकी प्रेजेंटेशन में कमी थी, सो दैट एक टीचर की टीचिंग स्किल्स स्टेगनेंट ना रहे, वो भी ग्रो करे, है ना, उसको भी हम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बताएं। तो वन ऑफ द टूल फॉर डेवलपिंग द टीचर्स इज माइक्रो टीचिंग, बिकॉज माइक्रो टीचिंग एक ऐसी टर्म है जो 1963 में इन्वेंट हुई थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, जो आई थिंक वर्ल्ड में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है अलॉन्ग विद हार्वर्ड। तो उसमें एक पर्सन था ड्वेट डब्ल्यू एलन, उन्होंने इस कंसेप्ट को ओरिजिनेट किया था। और बच्चे इस कंसेप्ट में क्या होता है, आप ना अपने टीचर्स, अपने कलीग्स के साथ बैठते हैं, एक ग्रुप बनता है, आप एक लेसन उसमें डिलीवर करते हो, उस लेसन को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर सब मिलके आपको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। जैसे व्हेन यू आर टीचिंग, योर जेस्चर्स आल्सो मैटर अ लॉट, हाउ यू आर मूविंग, है ना, व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस यू आर डूइंग विद योर हैंड्स, हर चीज मैटर करती है, द वे यू आर स्पीकिंग, है ना, एवरीथिंग। मतलब आपको ना फिर एक लगा लो जैसे माइक्रोस्कोप के थ्रू हर एक टीचर देखता है और फिर वो आपको फीडबैक देता है। सो माइक्रो टीचिंग इज द टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, जिसमें एक शॉर्ट लेसन आप प्रिपेयर करते हो अप्रोक्सीमेटली अराउंड ऑफ 20 मिनट्स फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। वो आपके नोन भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके नोन हो। कई बार आपने किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया है एफडीपी का कोर्स जहाँ पे थ्रू आउट द इंडिया कहीं से भी लोग हैं, तो वो सब मिलके फिर आपको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये सबके साथ होता है जितने भी एफडीपी में लोग होते हैं। तो माइक्रो टीचिंग भी टर्म आपको पता होनी चाहिए। अब बच्चे टीचिंग एप्टीट्यूड में आज हम एक क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया था। एक और कंसेप्ट है, दिस इज द लास्ट कंसेप्ट फ्रॉम माय साइड विच आई एम गोइंग टू कवर अंडर दिस। फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज अब स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव इवैल्यूएशन। आप सबको पता है ना, जब एक टीचर डिलीवर करता है लेक्चर, जब मैंने आपको कुछ पढ़ाया है, तो देयर इज अ नीड कि हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करें। तो बच्चे वो जो इवैल्यूएशन होती है ना स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की, वो फॉर्मेटिव भी हो सकती है, सबमिटिव भी होती है। फॉर्मेटिव होती है जब आप पढ़ा रहे हो ड्यूरिंग दी टीचिंग, जब आप बच्चों को असेस करते रहते हो, फिर इससे ना आप उनको बताते भी रहते हो वो कहाँ गलत जा रहे हैं। और जब आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद टेस्ट लेके देख रहे हो, वो होती है सबमिटिव इवैल्यूएशन। जैसे हम लोग जो पेपर्स देते हैं वो सबमिटिव इवैल्यूएशन है। फाइनल पेपर आप लगा लो, जो बीच में होते रहते हैं
नॉर्मल क्लास टेस्ट वगैरह ये सब, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गई। ठीक है, सो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी हम यूज करते हैं, ये देखने के लिए कि जो हमारा स्टूडेंट की लर्निंग है ना, उसको हम इम्प्रूव भी करते हैं, कि उनको टाइम टू टाइम हम फीडबैक देते रहते हैं, प्लस इससे टीचर की भी बच्चे वो होती है, लर्निंग होती है। ठीक है, टीचर भी अंडरस्टैंड करता है, बिकॉज व्हेन ही और शी फील्स कि स्टूडेंट्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग वन पर्टिकुलर टॉपिक, तो फिर आप उसको और बेटर वे में एक्सप्लेन करते हो, है ना, इंक्लूड करके और एग्जाम्पल्स, आपको भी फीडबैक मिलता है, मे बी योर एग्जाम्पल्स वर नॉट सफिशिएंट, बच्चे का टॉपिक नहीं क्लियर हुआ, देयर इज अ नीड टू ऐड मोर थिंग्स, सो इट इज अ काइंड ऑफ फीडबैक, ठीक है, टू द टीचर ओनली, कि आपको अपने मेथड्स मॉडिफाई करने हैं, ताकि आप जो स्टूडेंट है उसको और कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। सो फॉर्मेटिव होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब हम चीज को इवेल्युएट करते हैं, और जब कोई चीज बच्चे कंप्लीट हो जाती है आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन, जब आपको वो ग्रेड्स मार्क्स असाइन करके दिए जाते हैं, वो आपकी सबमिटिव इवेल्युएशन होती है। तभी कहते हैं इट इज टर्मिनल इन नेचर। टर्मिनल मतलब एंड में, एंड में जब हम स्टूडेंट की अचीवमेंट को हम क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट। इसके लिए हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, पूरे कंटेंट को कवर किया जाता है क्वेश्चन को सेट करने के लिए। सो ये होती है समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है, विच इज डन ऑन एन होल बेसिस एंड इन द एंड, एंड जो ड्यूरिंग द प्रोसेस हम कर रहे होते हैं वो हमारा क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, सो बच्चे इससे ना जो समेटिव असेसमेंट होती है, इससे कि ये चीज भी पता चल जाती है कि जो हम बच्चों को सिखाना चाहते थे, जो मेरे इंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव्स थे, वो मेरे अच्छे से अचीव हुए हैं या नहीं। हम काफी स्किल्स टेस्ट कर सकते हैं टेस्ट के थ्रू, मैं आपको एमसीक्यूज दे सकती हूँ, कितना कुछ दे सकती हूँ। और ये एक रेगुलर और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, क्योंकि समेटिव तो हमेशा एंड में ही होता है। कॉन्टिन्यूस और रेगुलर प्रोसेस होगा आपका बच्चे फॉर्मेटिव असेसमेंट। आपको ना क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं पेपर में। देन इतना कवर कर दिया हमने, ठीक है, ये समझ आ गया। अब ये बच्चे हमारा कंटेंट था टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो मैंने आपके साथ कवर करना था आज। मैंने एनसीईआरटी वाली टीचिंग स्किल्स के बारे में बताया, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है और एआईसीटी के जो एफर्ट्स हैं वो बताया। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज। तो आज जितने भी एमसीक्यूज हम करेंगे, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड यू विल गेट द आइडिया कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आप पेपर में आंसर कर भी पाओगे या नहीं। ठीक है, एंड आई बिलीव आप सब कर पाओगे बच्चे। बस एक चीज ध्यान रखना, ओपन माइंड से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना एंड यूज दैट एलिमिनेशन टेक्निक, है ना, बिकॉज बच्चे आजकल हार्ड वर्क के साथ देर इज अ नीड टू डू स्मार्ट वर्क ऑल्सो, which will help you to save time, because it is a time based test now, being a competitive paper. Chalo, so now let's come to question number 1. Assertion reasoning का question है ये. Assertion says all teaching should aim at ensuring learning. Reason says all learning results from teaching. अब आपको बताना है कि क्या ट्रू है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड सेज ए एंड आर ट्रू तो है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड सेज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, जो रीजन लिखा हुआ है दैट इज फॉल्स। एंड फोर्थ सेज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, जो रीजनिंग है वो ट्रू है। तो इसमें से क्या आंसर होना चाहिए, ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। ये बच्चे बिल्कुल करेक्ट है, सारी टीचिंग को लर्निंग इंश्योर करनी चाहिए। बट क्या ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग, नो बच्चे, लर्निंग हमें कई बारी एक्सपीरियंसेस से भी तो आती है, सिर्फ टीचिंग से थोड़ी आती है, और भी तो कितनी चीजें होती हैं। अगर सिर्फ लिखा होता ना लर्निंग ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग, तो ये ट्रू हो भी सकता था, बट दे हैव रिटन ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग, विच इज रॉन्ग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा होना चाहिए, थर्ड, assertion is true but reasoning is false।
तो इसलिए ना वहां पे बच्चे बहुत ही आपने पेशेंटली क्वेश्चन करना है, वर्ड जरूर ध्यान से पढ़ने हैं वहां पे। अब हम मूव ऑन करते हैं सेकंड पे। Which of the following set of statements best represents the nature and objective of teaching and learning? So नीचे आपको कुछ statements दिए हैं, ठीक है। A statement वो ऊपर हटी हुई है, A statement ये है, teaching is like selling and learning is like buying. B is teaching is a social act while learning is a personal act. Third is teaching implies learning, whereas learning does not imply teaching. D. Teaching is a kind of delivery of knowledge, while learning is like receiving it. तो ये तो बिल्कुल ठीक ही लग रहा है, ये तो देखने में मुझे पहले ही पता चल रहा है कि D तो बिल्कुल करेक्ट है। E. Teaching is an interaction and is strategic in nature, whereas learning is an active engagement in a subject domain. तो ये 5 जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, इसको गो थ्रू करके आपको 3 कॉम्बिनेशंस में बताना है कि कौन से ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेचर, ठीक है, एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो इसमें से कौन सा लगता है आपको कि होना चाहिए? अब एक वर्ड लिखा है ना इसमें, ट्रेडिक इन नेचर, टीचिंग इज एन इंटरेक्शन, इसका मतलब क्या होता है? मतलब इट मीन्स बच्चे एक तरीके से रिलेटेड टू समथिंग, जिसमें हम कोई चीज को क्रिएट करते हैं। तो इसमें से कौन रिप्रेजेंट करता है बेस्ट थिंग? टीचिंग ना, वैसे एक चीज याद रखना, हमेशा ये एक सोशल एक्ट है, where your main aim is to provide service to the people. So best combination is first option. ठीक है, teaching is like selling and learning is like buying. Then D option, teaching is a kind of delivery of knowledge while learning is like receiving it. And E वाला point, जो ये बाकी रह गए ना B, ठीक है, अब जरूरी नहीं है ये जो बाकी रह गए हैं B और C, ठीक है, कि ये इसके करेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती, हो भी सकती है, बट हमें बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव बताना था। अब मैंने बी को पता है क्यों नहीं लिया, टीचिंग इज अ सोशल एक्ट, बिकॉज टीचिंग सिर्फ और सिर्फ एक सोशल एक्ट ही थोड़ी होता है ना, उसमें और भी तो काफी सारी चीजें होती हैं। इट इज अ सोशल एक्ट, आप पर्सनली भी अपने लिए करते हो, सो दैट्स व्हाई मैंने ये नहीं लिया। और हम ये थोड़ी कह सकते हैं टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, वो तो ठीक है, while learning does not imply teaching, no, it's wrong, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट MCQ. Which one of the following is the key behavior in effective teaching? कौन सा ऐसा की बिहेवियर है जिससे इफेक्टिव टीचिंग हो सके? पता है, ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिससे एक बच्चे के माइंड में लग रहा होता है कि सारे ही ठीक है, बट आपको अपने माइंड में बहुत क्लैरिटी रखनी है। इफेक्टिव टीचिंग का बिहेवियर, की बिहेवियर क्या आ सकता है? कब आपकी इफेक्टिव टीचिंग मानी जाएगी? यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग, जब आप स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ा रहे हो, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, जब आप डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी यूज करके स्टूडेंट को टीच कर रहे हो, और क्वेश्चनिंग। बच्चे ये सब आ सकते हैं इफेक्टिव टीचिंग में, बट इसमें से एक ही चूज करना है, तो द बेस्ट वन विल बी फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जो आपके पढ़ाने के रिलेटेड है, तो वो है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। जैसे मैं व्हाइट बोर्ड का भी यूज कर रही हूँ, आपको एग्जाम्पल भी कोट कर रही हूँ, आपको केस स्टडी काइंड ऑफ अ थिंग भी दे रही हूँ, तो मेरे इंस्ट्रक्शनल में जितनी वेराइटी होगी उतनी मेरे लिए बेटर है। तो द करेक्ट वन इज थर्ड, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। अब फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स represents acceptable propositions in respect of teaching learning relationship? When student fail in a test, ठीक है, ये यहां से फर्स्ट पॉइंट हमारा स्टार्ट हो जाता है। When students fail in a test, it is the teacher who fails. ये आपको ना कुछ स्टेटमेंट्स बताई हुई हैं, आपको बताना है इनमें से करेक्ट वन जो है ना, एक्सेप्टेबल प्रोपोजिशंस कौन सी हैं। When students fail in a test, it is the teacher who fails. Every teaching must aim at ensuring learning. There can be teaching
विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। ये हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। जहां भी टीचिंग होगी बच्चे, लर्निंग तो होगी ना। देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग। अ टीचर टीचेस बट लर्न्स ऑल्सो। रियल टीचिंग इम्प्लाइज रोट लर्निंग। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। रट्टा मारना रियल टीचिंग थोड़ी मानी जाती है। और नीचे कुछ कोड्स दिए हुए हैं, तो रिप्रेजेंट करो बेस्ट कौन सी है जो चीज आप एक्सेप्ट कर सकते हो इन टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप। अब जरूरी नहीं है वो पॉजिटिव वाला ही उठाना होता है पॉइंट। टीचर लर्निंग टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप में नेगेटिव चीजें भी हो सकती हैं, बट जो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो क्विकली गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स। हमने कौन सा बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया था? फोर्थ, कि फोर्थ तो हो ही नहीं सकता। देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग। सिक्स्थ भी हमने बिल्कुल ही क्रॉस कर दिया था, है ना। रियल टीचिंग इम्प्लाइज रोट लर्निंग। तो अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करो, अगर मैंने आपको बोल दिया फोर्थ और सिक्स तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। बिकॉज एक चीज बताऊं आपको, एक तरीका बताऊं एलिमिनेशन टेक्निक क्यों यूज आती है। कई बार ना आपको स्टेटमेंट्स के बीच में कंफ्यूजन होती है। कोई चीज जो आपको लग रहा होता है ना यार ये हो सकता है या नहीं, ठीक है, आपको शक होता है ये हो भी सकता है या नहीं, तो जो चीज पता है बिल्कुल ही कि नहीं हो सकती उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा करो। मुझे अगर जो लाइन लिखी है, ठीक है, देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग फोर्थ, वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता बच्चे। ठीक है, तो फोर्थ किस किस में था? फर्स्ट और थर्ड, वो डिलीट कर दो। रियल टीचिंग कहते हैं असली टीचिंग मानी जाती है जो रोट लर्निंग होती है, रट्टा मारना, बार बार जो चीज को लाइन पढ़ के लर्न करते हैं, नहीं। तो फोर्थ भी हमारा क्रॉस हो गया। तो हमारे पास रही कौन सा गया? सेकंड ऑप्शन। अब सेकंड में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। अ टीचर टीचेस बट लर्न्स ऑल्सो, ठीक है। देन थर्ड, देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेक प्लेस। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था कि देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेक प्लेस, कि ऐसा तो होता ही नहीं है, जहाँ पे टीचिंग हो वहां पे लर्निंग तो होती ही है। अब बच्चे यहाँ पे एक चीज को आप फिगर आउट करो। मैंने आपको जरूर बोला है बट आपको एक ब्रेन भी यूज करना है। अगर आपने रिसर्च पढ़ी थी ना मेरे साथ, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, समटाइम्स कुछ स्टेटमेंट्स मैं पर्पसली रॉन्ग बोलूंगी ताकि आपके दिमाग में थोड़ा यूज हो जो जंग लगा हुआ है। बच्चे कई बार क्या होता है, मैं आपको टीच करी जा रही हूँ, जरूरी थोड़ी यू आर लर्निंग दैट थिंग ऑल्सो। कई लोगों को नहीं भी समझ आता। तो टीचिंग हो सकती है विदाउट लर्निंग ऑल्सो, जिसमें कोई लर्निंग नहीं हो रही कुछ लोगों को। पीपल आर ओनली पैसिवली लिसनिंग माई लेक्चर, ठीक है। एवरी टीचिंग मस्ट एम एट इंश्योरिंग लर्निंग, ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है। सेकंड तो होना ही चाहिए। तो अगर आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना कि जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए वहां से एलिमिनेट कर रहे हो, आप उससे भी सिलेक्ट कर सकते हो चीजें, ये सोच के कि ये तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, सो हर टीचर एवरी टीचिंग इंश्योर जरूर करती है कि लर्निंग होनी चाहिए, बट विदाउट लर्निंग भी वो चीज हो सकती है। और आपको पता है जब स्टूडेंट्स फेल करते हैं ना टेस्ट में, ये एक तरीके से यही माना जाता है इट इज अ टीचर हु फेल्स, because maybe the instructional method was not good, that's why majority of students have been failed। आप ना लेक्चरर बनो। आपको पता है जब आपके रिजल्ट्स आते हैं ना बच्चों के सेमेस्टर वाइज, आपकी भी परफॉर्मेंस उससे देखी जाती है। आपको पता है बिहाइंड द सीन लिस्ट्स बनती है कि जिस सब्जेक्ट में बच्चों की मैक्सिमम कंपार्टमेंट आई थी, हु वाज द टीचर, बिकॉज देन मे बी आपके साथ फिर वो करके मीटिंग एंड ऑल करके आपका जो हेड होता है वो आपको कहता है कि मे बी देयर इज सम पार्ट, मे बी कुछ जो लैक कर रहे हैं वो आपके पार्ट पे है, मे बी आपका मेथड ऐसा है जो स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रहा। सो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते होते हैं जो आपके माइंड को कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in which teaching method learners participation is made optimal and proactive। किसमें लर्नर की पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा एक्टिव होगी? अगर मैं इन सबको देखूं तो डिस्कशन मेथड। बच्चे डिस्कशन से ऊपर और कोई मेथड नहीं है जिसमें लर्नर की पार्टिसिपेशन मैक्सिमम हो, है ना। सो द करेक्ट आंसर इज डिस्कशन मेथड। नाउ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ आपने कितना इफेक्टिवली पढ़ाया है कितना नहीं, किस चीज से जज हो सकता है? नंबर वन,
आपने जितना कोर्स कवर किया है, नंबर 2 स्टूडेंट को जितना इंटरेस्ट है, नंबर 3 लर्निंग आउटकम कि स्टूडेंट्स कितना लर्न कर पाए, उसमें से कितना सीख पाए, या फोर्थ आपने कितने टीचिंग एड यूज किए। तो बच्चे आपकी इफेक्टिवनेस किससे जज होगी? लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। बिकॉज अगर स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स आर गुड, मतलब योर टीचिंग वॉज इफेक्टिव। ये तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion. Formative evaluation tends to accelerate the pace of learning. कि जब हम आपके ये बीच में टेस्ट लेते रहते हैं ना, उससे आपकी लर्निंग का स्पीड और बढ़ जाती है। As against summative evaluation, formative evaluation is highly reliable. ये कह सकते हैं हम कि समेटिव इवैल्यूएशन के कंपैरिजन में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हाईली रिलायबल है? नो, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों? इसका मतलब हम कह रहे हैं जो एंड में हम टेस्ट लेते हैं, जिसके बेस पे ग्रेड देते हैं, वो रिलायबल ही नहीं है हमारे टेस्ट। तो ये तो बच्चे बिल्कुल ही फॉल्स लिखी हुई है स्टेटमेंट। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, ए इज ट्रू। जब हम आपके ना बीच में टेस्ट लेते रहते हैं ना, आपकी लर्निंग की स्पीड बढ़ जाती है, आप अलर्ट हो जाते हो कि मेरे टेस्ट लिए जाएंगे, चेक किया जाएगा, है ना। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। नेक्स्ट, द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू। अगर आपको किसी को वैल्यू एजुकेशन देनी है तो वो किसके थ्रू दे सकते हो? डिस्कशंस करके, स्पिरिचुअल टेक्स्ट पे, पुरानी है ना कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट लेके, लेक्चर देके वैल्यू से रिलेटेड, सेमिनार वो करके ऑर्गेनाइज, या मेंटोर करके, उनको मेंटरिंग प्रोवाइड करके। द बेस्ट मेथड इज लेक्चर। बच्चे वैल्यू एजुकेशन हमेशा लेक्चर के थ्रू बेटर प्रोवाइड किया जाएगा। जहाँ आप लेक्चर दे रहे हो, जहाँ आप समझाना चाहते हो कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके, और आप उनको वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये याद करो वो जो मैंने आपको लेवल्स कराया था, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये करवाया था ना, ये उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। A college level assistant professor has planned his or her lectures with an intent to develop cognitive dimension of students centered on skills of analysis and synthesis. Below given are two sets. Set 1 में है levels, set 2 में है basic requirements for promoting them. Match the two sets and indicate your answer by choosing the correct alternative from the कोड। आपको ना मैच करना है कि इनमें से मेमोरी लेवल क्या होगा, मेमोरी लेवल के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, अंडरस्टैंडिंग उनको कराने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, और रिफ्लेक्टिव के लिए क्या होगी। क्विकली गो थ्रू करो सेट 1 एंड सेट 2 को जो लिखा हुआ है। फर्स्ट जैसे लिखा है गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग एग्जाम्पल्स, नॉन एग्जाम्पल्स बताओ, रिकॉर्डिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये तो क्यों करते हैं रिकॉर्ड? ये तो सबसे बेसिक चीज है। रिकॉर्ड किसी चीज को तब करते हैं मेमोराइज करने के लिए। तो मुझे एक चीज तो पता चल गई, मेमोरी लेवल इससे मैच होगा। फिर था आस्किंग द स्टूडेंट्स टू डिस्कस वेरियस आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड देन क्रिटिकली एनालाइजिंग द पॉइंट्स टू बी मेड एंड डिस्कस्ड। मुझे क्रिटिकली एनालाइज करना हमेशा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा जब आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो स्टूडेंट्स को भी और अपने आप को भी एग्जाम्पल्स और लाने का, उसको डिस्क्रिमिनेट करने का, ताकि डिस्कशन करके आप उसके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग लेवल बिठा पाओ। मैंने जब आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल कराया था तो बताया था ना कि यूज मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स, तो वहीं से हिंट ले लेना था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, memory level will be matched with second, understanding level will be matched with first, reflective level will be matched with fourth. चलो, the use of teaching aids, जो या भी टीचिंग के डिफरेंट एड्स यूज करते हो, प्रोजेक्टर, एवरीथिंग, है ना, इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, कि क्यों जस्टिफाइड है कि वो हमें यूज करना चाहिए, क्या मेजर रीजन है
क्या उससे ऐसा होता है? तो ये आपको ऑप्शंस थे कि अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम, मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, या इफेक्टिव इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क। तो हमारा जो मेन एम है वो सिर्फ उनकी अटेंशन ग्रैब करना नहीं है, उनकी इंगेजमेंट हो इफेक्टिवली ताकि वो लर्न बेटर तरीके से कर सकें। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, the purpose of higher education is to promote critical and creative thinking abilities among students. रीजन है बिकॉज वो जो एबिलिटीज होती हैं उससे आपकी जॉब प्लेसमेंट होती है। सो कहते हैं इसमें से बताओ आपको क्या ट्रू लगता है और क्या नहीं। अब आप मुझे बताओ क्या उससे जॉब प्लेसमेंट ही हमारा मेन है? अगर आपने स्किल गेन कर ली तो क्या उससे इंश्योर हो जाता है कि दैट यू विल बी प्लेस्ड? नो। स्किल गेन करना एक बात है, उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो वो दूसरी बात है। सो इसलिए ए तो ठीक है कि हायर एजुकेशन की वजह से क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज आती है स्टूडेंट्स में, है ना, बट रीजनिंग इज फॉल्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नाउ एज अ टीचर, select the best option to ensure your effective presence in the classroom. तो अगर आपने क्लासरूम में अपनी प्रेजेंस इफेक्टिव करनी है तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? यूज ऑफ पीयर कमांड, मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट्स, अडॉप्शन ऑफ वेल इस्टेब्लिश्ड पोस्चर, या बीइंग अथॉरिटेरियन कि आप सिर्फ उनको कमांड 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 दे जा रहे हो। तो इनमें से बेस्ट है सी। नाउ डोंट थिंक लाइक व्हाट इज करेक्ट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जो वैसे टीचिंग में सबसे करेक्ट माना जाएगा। सो इन चारों ऑप्शन में से बेस्ट था इफ यू हैव अ वेल इस्टेब्लिश्ड पोस्चर, तब आपकी इफेक्टिव प्रेजेंस होगी क्लासरूम में। नेक्स्ट, which of the following attributes denote great strengths of a teacher? ठीक है, फर्स्ट इज फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट in the institutional management. Second, setting examples. Third, willingness to put assumptions to the test. And D है acknowledging the mistakes. अगर आप mistakes को acknowledge कर रहे हो। और फिर आपको तीन के कॉम्बिनेशन में चूज करना था इन चारों में से स्ट्रेंथ कौन सी है टीचर की। जैसे ए ऑप्शन कहता है ए, बी और डी। बी ऑप्शन कहता है, जो बी वाला हमारा है, ठीक है, बी, सी एंड डी। स्ट्रेंथ किससे मानी जाएगी? ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर। क्योंकि मुझे चाहे चारों करेक्ट लग रही हो, मुझे तीन ही सिलेक्ट करनी है। सो बच्चे, योर स्ट्रेंथ विल बी डिपिक्टेड फ्रॉम, अगर आप विलिंग हो, एजम्पशंस जो आप लेके चल रहे हो, मतलब मैं आपको जो पढ़ाते टाइम बोल रही हूँ उसको टेस्ट करना, एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करना और एग्जाम्पल्स को सेट करना। अगर आप सेट कर पा रहे हो एग्जाम्पल, इफ योर फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने में अगर आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, मतलब ये सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करने, ये यूथ फेस्ट ऑर्गेनाइज करने, तो उससे टीचर की स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी? वो तो एक्स्ट्रा वर्क है जो आपको करना है ना। इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने में टीचर्स की और भी तो ड्यूटीज लगती है ना। तो टीचर की स्ट्रेंथ पूछा था, तो टीचर की स्ट्रेंथ तो बच्चे ये नीचे वाले तीन से ही आती है ना। वो तो एक्स्ट्रा वर्क है, आपकी एक्स्ट्रा पर्सनालिटी का पार्ट है जो आप शो कर रहे हो। यू आर एक्टिंग लाइक अ लीडर इन ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स, डिबेट्स, कल्चरल फेस्ट एंड एवरीथिंग। इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट वाला स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर नहीं डिपिक्ट करेगा। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, which one of the following statement is correct in the context of multiple choice type question? कि जो multiple choice type question देते हैं इसमें से क्या स्टेटमेंट उसको बेस्ट डिपिक्ट करती है? पहली बात बच्चे, आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो जो नीचे सब्जेक्टिव वाले ऑप्शन है वो तो वहीं से ही डिलीट हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन रह गया दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। सेकंड बोला है दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन एसे टाइप क्वेश्चन, मतलब वो आपको कहना चाह रहे हैं एसे टाइप क्वेश्चन ज्यादा ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं। नहीं,
ये तो बिल्कुल ही गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग? गुड टीचिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है? डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन, फीडबैक, सारा कुछ ही रिक्वायर्ड होता है। तो अगर किसी ऑप्शन में ये सारे हैं तो वही आंसर होगा, तो ए है इसका आंसर। डायग्नोस करना प्रॉब्लम, फिर रेमेडियल एक्शन प्रोवाइड करना, डायरेक्शन देना, फीडबैक, सब कुछ ही आता है ना। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। नाउ लास्ट सेकंड क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स आर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जो स्टूडेंट की इवैल्यूएशन करते हैं टीचर्स? क्या पता करने के लिए? नंबर 1, टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेसेस, to make teachers take teaching seriously, to help teachers adopt innovative method of teaching, to identify the areas of। अब मैं बता दूं, इसका जो आपको आंसर दिख रहा है वो गलत है, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो आपको सोचना है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। टू हेल्प टीचर्स अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट इन टीचर ट्रेड्स। तो इनमें से किन चीजों के लिए हम, ठीक है, जो स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ जो टीचर्स होती है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? तो क्या होना चाहिए? व्हाट कुड बी द राइट आंसर? कि क्या जो ये लिखा है वो ठीक है? कोई कह रहा है ए ओनली ऑप्शन, कोई कह रहा है ए बी सी, कोई कह रहा है बी सी डी, कोई कह रहा है ए एंड बी। मतलब ये इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चे स्टूडेंट की वीकनेस देखना नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट की वीकनेस को देख छोड़ के जो बाकी है ना, वो सारे हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब हम स्टूडेंट की वैल्यूएशन होते हैं ना, उससे हम टीचर्स को भी टीचिंग सीरियसली लेना हम वो करते हैं एक तरीके से परसुएट। बिकॉज अभी हमने एक लाइन नहीं पढ़ी थी, इफ अ स्टूडेंट फेल देन अ टीचर फेल। तो यूजीसी ने इसका करेक्ट ऑप्शन दिया था बी। मतलब बी, सी एंड डी आर दी करेक्ट ऑप्शन। कई बार ये आपको दिमाग में कंफ्यूज करेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड के आंसर्स तभी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कंफ्यूजिंग कई नेचर के होते हैं, बट वहां पे अगर आप ओपन माइंड से करोगे यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन है ना, देन हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड इज ओवर एंड आई जस्ट सजेस्ट यू ऑल पीपल, ठीक है, कि अपने एग्जाम में अच्छे अच्छे से सारा अटेम्प्ट करना। कभी भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन टफ नहीं होते अगर आप उसको पेशेंटली करोगे। इन अ क्लासरूम अ कम्युनिकेटर ट्रस्ट लेवल इज डिटर्मिन्ड बाय, जो कम्युनिकेट कर रहा होता है उसका ट्रस्ट लेवल किससे डिटर्मिन्ड होता है? ठीक है, उसके आई कांटेक्ट से। बच्चे जब आप आई कांटेक्ट करके कम्युनिकेट करते हो ना कोई चीज, उससे बड़ा ट्रस्ट लेवल और किसी चीज से नहीं देखा जा सकता। सो आई कांटेक्ट इज द बेस्ट। सो बच्चे मैंने जितने भी 3 लेक्चर्स में आपके साथ कंसेप्ट कवर किए हैं, ठीक है, होप यू ऑल हैव गैदर्ड दैट मटेरियल इन योर माइंड, है ना, आपको सबको समझ आ गया। वी हैव प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऑल्सो। सो अच्छे से अपने पेपर में इसके अटेम्प्ट करना, बिकॉज इफ 4 and 5 क्वेश्चन आर देयर योर टारगेट शुड बी सारे के सारे करेक्ट हो। ये तो बच्चे मैं कहती हूँ हमेशा से फ्री में नंबर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे and that's all for teaching aptitude.